सभी को आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। चलिए हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और आज की क्लास में ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। लास्ट क्लास में हमने मेघालय के बारे में पढ़ा था और आज क्लास में हम उसी को टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके अंदर बोडो आंदोलन के बारे में बताया गया था। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और सेम ही है, कुछ अलग नहीं है इसके अंदर। चलो कि था क्या बोडो आंदोलन, ठीक है। बोडो आंदोलन जो है भारत के असम राज्य में बसने वाले बोडो जनजाति, यानी कि जो वहाँ लोग रहते थे, वहाँ एक जनजाति थी जिसका नाम था बोडो, ठीक है। बोडो जनजाति की स्वायत्तता के लिए चलाया गया था, ठीक है। बोडो आंदोलन भारत के असम राज्य में एक जनजाति रहती थी, उनकी फ्रीडम के लिए ये आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम था बोडो आंदोलन। और बोडो जो है जनजाति से संबंधित है ये वर्ड, ठीक है। बोडो जनजाति असम के उच्च पूर्व उत्तर भाग में आदिवासी समुदाय के रूप में वास करती थी, ठीक है। भारतीय उत्तर पूर्व मणिपुर जैसे कि, ठीक है। उनकी भाषा, संस्कृति, ऐतिहासिक महत्व के कारण वे क्या थे, प्रसिद्ध थी। यानी कि उनका जो कल्चर है, जैसे कभी आप मनाली जाओगे तो आपको वहाँ पे कुछ ऐसे इन्वायरमेंट माहौल दिखेगा जो कल्चर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगता है। जैसे राजस्थान जाए तो राजस्थान का पहनावा कुछ अलग तरीके का होता है, पंजाब का अलग तरीके का होता है। उसी तरीके से मणिपुर कभी जाओ, यानी भारत के उत्तर पूर्व इलाके में जाओ, नॉर्थ ईस्ट एरिया में जाओगे तो वहाँ का जो ड्रेसिंग सेंस है काफ़ी यूनिक है, काफ़ी ऐतिहासिक है और नेपाल से थोड़ा सा मिलता जुलता लगता है वो, ठीक है। तो उन्हीं सब चीज़ों को आप क्या यूँ समझ सकते हो, उन्हीं सब चीज़ों को सेव करने के लिए यहाँ के लोगों ने क्या करा था, प्रोटेस्ट किया था। बोडो जनजाति भाषा और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उन्हें अपनी परंपरागत भूमि की संरक्षण की चिंता होती है। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि आप देखो कभी नॉर्थ ईस्ट एरिया में जाओ इंडिया के, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो व्यूज़ दिखते हैं ना, एकदम पूरे पहाड़, हरियाली, इन सब के लिए उन्होंने क्या करा था, प्रोटेक्ट किया था कि नहीं भाई यहाँ पे इनकी इन्वायरमेंट को ये सब बर्बाद ना करा जाए। आप खुद देख लो, आप मेट्रो सिटीज़ देख लो, आपको शायद ही कोई ऐसा एरिया मिले जहाँ पे झील आपको अच्छी देखने को मिले। आप गंगा देख लो, जहाँ पे भी, जहाँ मेट्रो सिटीज़ से जहाँ से गंगा का पानी बह रहा है वो कितना प्रदूषित हो चुका है। उसी हिसाब से उन लोगों को भी चिंता थी कि नहीं, हमारे यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो पूरी तरीके से क्या रहना चाहिए, सेफ़ रहना चाहिए। इसलिए इन्होंने क्या करा, प्रोटेक्ट किया था। आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको मोटी बात समझ आ गई होगी। लंबे समय से उनकी ज़मीन और संस्कृति को नष्ट करने के चलते अनेक समस्या हो रही थी, जो उन्हें इस आंदोलन में सहयोग करने के लिए क्या कर रही थी, प्रेरित कर रही थी। आप एक तरह से समझ सकते हो, जैसे कि ये औद्योगिकरण हो रहा था तो बहुत सारे पेड़, जंगल वंगल, इन सबको काटा जा रहा था, तो ये सारी एक्टिविटीज़ वहाँ भी हो रही होंगी, जिसके खिलाफ़ उन्होंने क्या करा होगा, प्रोटेक्ट करा होगा। नहीं भाई, हम जैसे हैं वैसे रह लेंगे, लेकिन तुम हमारे प्रकृति को छेड़ाछाड़ी और हमारे पहनावे को या हमारे इन्वायरमेंट को या समाज को किसी प्रकार की कोई हानि ना पहुंचाओ लाभ के लिए। क्योंकि अगर प्रॉफिट करना है, प्रगति करनी है, तो उसके और भी तरीके हैं नेचर को हानि बिना पहुंचाए, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि नेचर को हानि पहुंचा के ही मॉडर्नाइजेशन हो सकती है, आधुनिकीकरण हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें आज के टाइम में भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ठीक है, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। बोडो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य बोडो जनजाति के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास को क्या था, बढ़ावा देना था। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में भी ऐसी क्वेश्चन आएगा, बोडो आंदोलन क्या, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपको यही बताना है कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना इनका मेन पॉइंट था। और उन्होंने अपनी भूमि, संस्कृति और स्वायत्तता के अधिकार की सुरक्षा में सहायता प्रदान करना। इस आंदोलन के तहत बोडो जनजाति की संख्या और संस्कृति पहचान को मजबूत करने के लिए एक अलग राज्य की भी क्या करी गई थी, मांग की गई है, ठीक है ना। बोडो आंदोलन के कई प्रमुख संगठन हैं जो इस कार्य में सक्रिय रहते हैं, जैसे कि बोडो लांगबेल, यानी कि सिर्फ बोडो आंदोलन तो है ही, इसके अंदर ऐसे बहुत से कार्य हैं जो इनसे क्या है, कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। बोडो लांगबेल है, बोडो सहायता है समिति, बोडो लोक जागरण मुख्य संघ आदि, ये सब बोडो आंदोलन से क्या है, कनेक्ट हैं। इन संगठनों के माध्यम से विभिन्न धर्म, भाषा, जाति, समुदाय के लोगों को एक साथ लाया जाता है, ठीक है। उनके हितों की क्या करी जाती है,
रक्षा करी जाती है। ऑब्वियसली बात है, जैसे किसान आंदोलन था तो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा पंजाब के लोगों का था, नहीं, किसान आंदोलन के अंदर पंजाब के भी थे, राजस्थान के भी लोग थे, उत्तर प्रदेश के भी लोग थे और कुछ नॉर्थ ईस्ट के इलाके के भी लोग थे। तो सब एक दूसरे से जुड़े तो थे, तो ऑब्जेक्टिव एक जैसा है। ठीक है, तो समझ आ रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें भी अलग अलग क्षेत्र के लोग भी इसके साथ जुड़ रहे थे, यानी जिन जिनका हित इनसे संबंधित था वो सब शामिल हो रहे थे। बोडो आंदोलन की शुरुआत बोडो जनजाति के गरीबी, असंतोष, उच्च अधिकारी संबंधी मुद्दों के प्रति जागरूकता के साथ हुई थी। यानी कि वही पूछे कि इसकी स्टार्टिंग की हुई कि गरीबी है, असंतोष है, उच्च अधिकारी संबंधी मुद्दों के प्रति जागरूकता के साथ हुई थी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन होने लग गया था कि भाई चलो प्रोटेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को तो दिक्कत होगी कि तुम हमारा काम नहीं होने दे रहे तो हम तुम्हारा नहीं होने देंगे। तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद से उन्होंने अपने स्वायत्तता के लिए लड़ाई जारी रखी और आपसी सहयोग, एकजुटता के माध्यम से आदिवासी अधिकारों की प्रतिष्ठा की और उन्होंने आरक्षण, भूमि संबंधी मुद्दे, रोजगार, स्वास्थ्य, पर्यावरण सुरक्षा जैसे मुद्दों पर क्या करा, सरकार का ध्यान केंद्रित किया। और आज भी देख लो नॉर्थ ईस्ट एरिया में ज़मीन खरीदना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और अच्छी बात है कि वहीं के लोग वहाँ की ज़मीन को खरीदते, क्योंकि वहीं के लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने चीज़ों को क्या कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं। नहीं तो आप देख लो जितने ज़्यादा ये अच्छे इन्वायरमेंट को एक मॉडर्नाइजेशन करने के चक्कर में, प्रॉफिट करने के चक्कर में जोशीमठ का क्या हाल हुआ, ये सब आप देख ही रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन करने से। कुछ चीज़ें प्रकृति की जैसी उनको वैसी ही रहने देना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। बोडो आंदोलन ने विभिन्न धर्मों, समुदायों और जातियों के लोगों के बीच सद्भाव, शांति, सहयोग की प्रेरणा दी। इस आंदोलन का मुख्य उपन्यास बोडो जनजाति को उनके सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व को समझने के लिए लोगों के बीच जागरूकता फैलाना था, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनके कल्चर को, उनकी संस्कृति को समझ सकें और गर्व की भावना बढ़ावा देना। जैसे कि आज में के टाइम पे आप देख सकते हो सनातन धर्म हम सब कोशिश कर रहे हैं कि हाँ लोग उस कल्चर को अच्छे से समझें। ऑब्वियसली बात, जैसे ये आदिपुरुष जैसी बेकार सी घटिया सी मूवी है तो उसमें लोगों को दिख रहा है कि किस तरीके से चीज़ें हैं। अगर हम अपने चीज़ के प्रति जागरूक नहीं होते तो हमें कैसे समझ आता। तो इसलिए हमें अपने कल्चर, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को अच्छे से पढ़ना और समझना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही सारी चीज़ें इसमें बताई गई है बोडो आंदोलन में, कि उनकी जो संस्कृति है तो उसके लिए भी वो जागरूकता बढ़ा रहे हैं। बोडो आंदोलन के माध्यम से बोडो जनजाति अपनी आवाज़ को सुनाने के लिए संघर्ष करती है और स्वायत्तता और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ती है। ठीक है, बोडो आंदोलन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बोडो जनजाति के लोगों को उनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धन को सुरक्षित रखने का अधिकार होना चाहिए। तो एक छोटा सा लाइन में सब कुछ बता दिया। वे अपनी भूमि और संस्कृति के प्रति संवेदनशील हैं और अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए सक्रिय रूप से संघर्ष कर रहे हैं, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जागरूक तरीके से। बोडो आंदोलन बोडो जनजाति के लोगों को उच्च अधिकार, सम्मान के साथ एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का मार्ग प्रदान कर रहा है, उसके लिए प्रयास कर रहा है। ठीक है, अब इसी के अंदर एक वर्ड आया था उल्फा। उल्फा भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, जैसा वो है वैसे यही, इसके भी ऑब्जेक्टिव वैसे ही हैं। उल्फा बोडो आंदोलन का एक महत्वपूर्ण संदर्भ यानी कि मुख्य बिंदु है। ये आंदोलन भारत के असम राज्य में बोडो जनजाति के मुद्दों को उठाने के लिए संगठित हुआ। ठीक है ना, बोडो जनजाति के लिए क्या था, ये संगठित हुआ था। उल्फा का अर्थ होता है आग या लावा। ये नाम आंदोलन के जोश, संघर्ष और स्वतंत्रता के भाव को दर्शाने के लिए चुना गया था। ठीक है ना, ताकि प्रोटेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, मोटिवेशन मिल सके। समझ रहे हो। उल्फा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था बोडो जनजाति की स्वायत्तता और सांस्कृतिक अधिकारों की मांग करना और उनको पूरा करवाने में सहायता करना। ये आंदोलन 1987 में शुरू हुआ, जब बोडो जनजाति के नेताओं ने भारत सरकार को अपनी मांगों के प्रति जागरूक किया था।
ठीक है ना, ऑब्वियसली। ठीक है, इसके अंतर्गत वह बोडो जनजाति की भूमि, अधिकारों की रक्षा, भाषा, संस्कृति, प्रसार, आर्थिक विकास के लिए सरकार से मांग करते हैं। ठीक है, तो इसमें सीधा सा कंक्लूजन यही है कि कोई सा भी प्रोटेक्ट हो उसको कोई ना कोई एक संस्था ज़रूर चाहिए। ठीक है, या कोई ऐसा विभाग चाहिए, या कोई ऐसा लीडर चाहिए, कोई ऐसा डायरेक्ट प्रवक्ता चाहिए जो उनकी मांग को सीधा गवर्नमेंट से कनेक्ट कर सके। तो ये उल्फा आंदोलन के अंदर ये उसी रूप में कार्य कर रहे थे। ठीक है, उल्फा आंदोलन ने विभिन्न धरने, आंदोलन, सड़क रोको, हड़तालों के माध्यम से अपने मुद्दों को प्रकट किया था। ये आंदोलन बोडो जनजाति के लोगों को उनके हकों की रक्षा करने के लिए संगठित किया और उनके अधिकारों की मांग को राष्ट्रीय स्तर पर प्रकट किया था। ठीक है, इस संगठन ने क्या करा, ज़्यादा से ज़्यादा जनजाति लोगों को इकट्ठा करा। फॉर एग्जांपल किसान आंदोलन, तो आप सबको पता है किसान यूनियन ने ज़्यादा से ज़्यादा पूरे भारत के किसानों को इकट्ठा करने की कोशिश करी थी कि आओ कि हम सब अपने अधिकार, अपने राइट्स को क्या कर सके, पूरा कर सके। तो वही काम यहाँ पर बोडो जनजाति कर रही है। इसके फलस्वरूप बोडो आंदोलन के प्रमुख मांगों में से कई मान्यता प्राप्त हुई, जो 2020 के समझौते में मुद्दों का ध्यान दिया गया। यानी जो 2020 में जो समझौता हुआ था उसमें सारी बातें मानी गई। उसमें क्या क्या बातें बोली गई हैं अब वो देख लो। 2020 में क्या समझौता हुआ, उसके मुख्य बिंदु, नया प्रशासनिक इकाई, ऑब्वियसली बात है, नया बनाया गया। ठीक है, BTC बनाया गया, बोडो लैंड टेरिटोरियल काउंसिल। ये उन्हें भूमि के प्रबंध में सहायता प्रदान करता है। यानी कि BTC ही तय करेगा कि किस तरीके से वहाँ का जो लैंड है उसका मैनेजमेंट या उसका यूज़ किस तरीके से किया जाए। ठीक है, भाषा की मान्यता, ऑब्वियसली बात है कि हर जगह से हिंदी इंग्लिश तो है ही, लेकिन स्कूलों में बताया गया कि भाई जिसको जैसा मन करता है अपने सर्कल पढ़ने का वैसा पढ़ सकता है। जैसे तमिलनाडु में तो वहाँ तमिल में शिक्षा दी जाती है, तो जैसा मन करता है वैसे भी वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, भूमि के अधिकार, आर्टिकल आई थिंक भारतीय संविधान का आर्टिकल 6 है, उसमें बोडो जनजाति को उनकी ज़मीन से संबंधित यानी भू संपत्ति के मामले में मजबूती मिली। इसमें उन्हें भूमि की संरक्षण, प्रबंधन और विकास के अधिकार प्राप्त हुए। ठीक है, और मेन तो यही है कि अपनी ज़मीन को वहीं के लोगों को बेचा जा सके, ज़्यादातर कृषि के लिए इसका प्रयोग करा जा सके। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन ना हो इन सब चीज़ों का। सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा, समझौते ने बोडो जनजाति को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए मदद प्रदान की। इससे उनकी आर्थिक स्थिति, विकास में सुधार होने की क्या हुई, उम्मीद हुई, और हुआ भी ये सब। सुरक्षा के उच्चतम स्तर, मतलब कि सिक्योरिटी अच्छी मिलनी चाहिए। इस समझौते के अनुसार बोडो जनजाति सुरक्षा का उच्चतम स्तर निश्चित किया गया। उन्हें उनकी स्थानीय आदतों, परंपराओं और संस्कृति की सुरक्षा के लिए अधिकार प्राप्त किए गए कि कोई भी इनके ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध या इंटरफेयर नहीं होगा। आप अपना कल्चर स्वतंत्र रूप से सकारात्मक तरीके से उसको संरक्षित व उसका एडवर्टाइजमेंट या प्रसार जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। वही जैसे कल्चर से रिलेटेड सभी को फ्रीडम होती है, वही सारी फ्रीडम दी गई कि आप स्वतंत्र रूप से करें, बस किसी को किसी भी प्रकार की कोई हानि ना हो, किसी भी प्रकार का कोई फोर्स वगैरह ना किया जाए। ठीक है, इन पहलुओं के माध्यम से 2020 के बोडो समझौते ने बोडो जनजाति को उनके अधिकारों की रक्षा, भाषा मान्यता, सामाजिक आर्थिक सुरक्षा में मदद करने का क्या करा, प्रयास किया। ओके, तो आई होप सारी बातें एक जैसी हैं, कुछ भी अलग नहीं है, बस नाम अलग अलग है, संगठित जोड़ रहा है। ओके, अब एक और है, और ये वीडियो आज की क्लास में मतलब हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, आज ये ख़त्म हो जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे विद्रोह। लो, अगला है हमारा काबरी डिमासा कचारी स्वायत्ता आंदोलन। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है। काबरी और दिमासा कचारी स्वायत्ता आंदोलन का आरंभ 1986 में हुआ था। ये आंदोलन भारत के असम राज्य के काबरी दिमासा नामक जनजातियों के द्वारा लोगों द्वारा संचालित किया गया था। वो बोडो जनजाति थी और ये काबरी दिमासा नामक जनजाति है। इनके भी वही सारे बातें हैं जो उसकी थी। काबरी और दिमासा दोनों जनजाति असम राज्य के पूर्व उत्तर भाग में बसी है। इन जनजाति के लोगों को अपने स्वाभिमान, संस्कृति, भूमि के अधिकार की सुरक्षा के लिए लड़ना पड़ा।
ऑब्वियसली बात है, देखो जाति और जनजाति कोई एक नहीं है, बहुत सारी होती हैं, लेकिन सबकी प्रॉब्लम्स और राइट्स रिक्वायरमेंट एक जैसी है। तो यहाँ भी वही बात है। उन्हें लगता था कि उनके अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और सरकार उनके मौलिक अधिकारों का क्या कर रही है, विरोध कर रही है। इस आंदोलन के माध्यम से उन्होंने एक स्वतंत्र राज्य के गठन की मांग रखी और अपने क्षेत्र में अधिक स्वायत्तता को हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ी। इसके अंतर्गत वह अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने की क्या कर रहे थे, मांग भी करते थे। लेकिन आंदोलन के दौरान धरने, आंदोलन, सड़क रोको के माध्यम से वे अपनी मांगों को प्रकट किया। लेकिन ये सब चीज़ें करने से ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, इससे उग्रता दिखती है। नहीं, ये नहीं करना चाहिए वैसे इसमें, क्योंकि सड़क रोको इन सब से क्या हो जाता है कि हाँ गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, आम जनता को ज़्यादा तकलीफ़ होती है। प्रोटेस्ट करो तो जापान की तरह करो, आई थिंक जापान में ही होता है कि लोग प्रोटेस्ट करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। वहाँ का मैंने बस का कहीं सोशल मीडिया पे पढ़ा था, लेकिन चाहे वो सच हो चाहे झूठ हो, लेकिन वो प्रोटेस्ट बहुत अच्छा था। कि जैसे डीटीसी बस है, ट्रांसपोर्ट का है, अगर कोई लोग गुस्से में हैं तो वो क्या करते थे कि पूरी बसें फ्री में शुरू कर देते थे कि लोगों को, आम जनता को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन गवर्नमेंट के रेवेन्यू को घाटा होने लग जाए। क्योंकि जब वो लोग आम पब्लिक से पैसा नहीं लेंगे, फ्री में सबको ट्रांसपोर्ट चलाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट के रेवेन्यू को क्या होगा, झटका लगेगा और वो सुनेंगे भी। तो ये बहुत अच्छा था। तो ये इसी तरह का प्रोटेस्ट मैं सोचता हूँ कि इंडिया में भी होना चाहिए, तो ज़्यादा बढ़िया है। चलो आगे देखते हैं। सरकार से संवाद करने के लिए वार्तालाप भी किया गया, लेकिन 1995 में काबरी दिमासा क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया गया, जिससे आंदोलन की आग क्या हो गई, शांत हो गई। ठीक है, कि वो चाहते थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आए, थोड़ा बहुत यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन हो। काबरी दिमासा कचारी स्वायत्ता आंदोलन के पीछे कई कारण हैं। ये आंदोलन भारत के असम राज्य के नागालैंड और मणिपुर राज्य में काबरी और दिमासा जनजाति के अधिकार और स्वतंत्र की मांग में संबंध हुआ। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, देख लो। एक है भूमि मामले, एक ज़मीन से कि भाई ज़मीन से रिलेटेड सुरक्षा चाहिए हमें, वही सारे राइट्स। वही भाषा और संस्कृति, जनजाति अपनी भाषा, संस्कृति, परंपराओं को सुरक्षित रखना चाहते हैं। प्रशासनिक अखंडता, काबरी और दिमासा जनजाति स्वतंत्र स्वायत्त राज्य की मांग कर रही थी। वे स्वशासन, प्रशासनिक ताकि उनका जो एक प्रशासनिक एरिया है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सही से उनके हिसाब से चल सके, ताकि किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर ना हो, तानाशाही ना हो सके। बस सामाजिक और आर्थिक विकास, तो वही एक जो वेलफेयर चाहते हैं कि भाई वो अधिकार मिले, रोज़गार मिले, शिक्षा मिले, सुविधा विकास ये सब बढ़े, व्यापार बढ़े। ठीक है, ओके। तो काबरी दिमासा कचारी स्वायत्ता आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था जनजातियों के अधिकारों की रक्षा, स्वतंत्रता, संस्कृति आयाम को सुनिश्चित करना। इस आंदोलन द्वारा जनजातियों ने अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा, अपने अधिकारों की मांग करते रहे और कुछ हद तक सरकारों ने इनकी सुनी भी और इनकी राइट्स को क्या करा है, पूरा भी करा है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी बातें समझ आई हो कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव इस पूरे प्रोटेस्ट में यही है कि वहाँ के जनजातियों के जो राइट्स है, जो फ्रीडम है, वो उनको दे दिए जाएँ, किसी भी प्रकार का उनके ऊपर शोषण वगैरह ना किया जाए और उनकी कल्चर, संस्कृति, शिक्षा इन सबको सेव किया जाए। ठीक है, ओके। तो ये जितना भी है इन सबको अच्छे से आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करें पढ़ते वक्त। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय। आज की टॉपिक ख़त्म।